आदाब नाज़रीन, आज की ख़ास मुलाकात हमारे लिए वाकई ख़ास है। हमारे साथ हैं मशहूर गुलकारा, मशहूर अदाकारा और उसके अलावा एक बहुत ही मशहूर शख्सियत अगर हम उनको कहेंगे, मोहतरमा सलमा आगा साहिबा। हमने बस सरे राह चलते चलते सलमा आगा से दरख्वास्त की और उन्होंने आपसे मुलाकात के लिए जो है हामी भर दिए। तो हम बता सकते हैं कि हमें वो फिल्मी लाइट वो सब कुछ हमारे आसपास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप हमारी निगाहों से देखें तो सलमा आगा की शख्सियत उसी तरह जाजिब नज़र है, वही कशिश रखती है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। 2017 में एक बड़ी अहम बात ये हुई कि हिंदुस्तान में जो आपको आने के लिए जो मसाइल दरपेश होते थे, वीज़ा वगैरह के इस तरह के, अब वो मसला जो है ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने आपको वो राइट्स दे दी हैं जो आप चाहती थी और आप कहती भी थी कि ये आपका हक़ है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी यहाँ चौथी पीढ़ी है। हम लोग अमृतसर से हैं और मम्मी की मम्मी फादर के जो हैं दोनों तरफ से पैटर्नल मटर्नल दोनों साइडों से वी बिलोंग टू अमृतसर। और ये आई थिंक एक हिंदुस्तानी का हक़ है जो हमने माना और बहुत अच्छे तरीके से सब ने कोऑपरेशन से और बड़ी खुशी और प्यार से। सबसे बड़ी ये बात है कि हमें ज़रा भी कोई अड़चन इस चीज़ में नहीं आई। बहुत मोहब्बत से, इज़्ज़त से हमें ये सब चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने की। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। इस बात की भी खुशी है कि आप मुंबई में अपनी वालदा के ही मकान में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरी वालदा का मकान है और हम लोग बड़े अरसे से, हालांकि बचपन जो है हमारा वो माटुंगा का एरिया था जहाँ सारे कपूर्स रहते थे। तो नाना जिनका नाम जुगल किशोर मेहरा हमारे, वो भी फिल्म्स में थे। वो शायद इनके राज कपूर साहब, शमी कपूर साहब, इन सब के रिश्तेदार होते थे। ये इनसे आपकी कोई रिश्तेदारी है? क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था रणबीर कपूर, करीना कपूर जो है शशा के लिए, जो आपकी बेटी के लिए भी साथ देना चाहते हैं। जी, द लेजेंडरी पृथ्वीराज कपूर उनके मामा थे। उनकी बहन, उनकी वालदा जो पृथ्वीराज कपूर की थी और हमारे नाना ये बहन भाई थे सगे। वो फैमिली भी सारी फिल्म्स में है जनरेशन से। और हमारी भी चौथी पीढ़ी है फिल्म्स में। हमारी नानी, उनका नाम था अनवर बेगम। अनवर बेगम, जी जी। पहली जो सबसे एवर मेड हीर रांझा थी 1932। उसके बाद तो 4-5 आई। उसमें वो हीर का रोल उन्होंने किया था और उसमें मेरे ग्रैंडफादर ने भी, जुगल किशोर मेहरा ने, उन्होंने भी काम किया था। प्लस आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट नाना ने, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। उन्होंने सबसे पहले कश्मीर में ट्रांसमीटर लगा था, उन्होंने लगाया था। दिल्ली के स्टेशन बनाने में, बॉम्बे का, सब उनसे उस वक्त ज़ेड बुखारी साहब थे उनके साथ। जी हाँ जी हाँ। तो उनके साथ उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन थी। हमारा मतलब मीडिया जो है, रेडियो, उससे इतना पुराना ताल्लुक़ है। आपने एक फिल्म की जो निकाह, जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में वो सब्त है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक नहीं, तलाक, खुदा के लिए नहीं, तलाक नहीं। उस फिल्म के हवाले से हम ख्वातीन के जो हुकूक हैं अगर उनकी बात करें, हमारे यहाँ खुद ख़ास तौर से ट्रिपल तलाक को लेके भी बहुत सी बातें होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज की ख्वातीन को बहुत क़ुव्वत देने की ज़रूरत है, बहुत एम्पावर करने की ज़रूरत है? जी, हम ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हम रिमोट एरियाज़ में जाके, और ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं उन्होंने खोले में लड़कियों की एजुकेशन के लिए, जिनको इजाज़त नहीं है कि वो को एजुकेशंस में पढ़ें, उनके लिए ये चीज़ जो है वो ख़ास सेटअप की गई है। वहाँ जाके उनको, उनसे बात करते हैं, उनमें मिक्सअप करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं कि आज औरत हर वो चीज़ कर सकती है जो आदमी कर सकता है, बल्कि वो एडवांटेज में है क्योंकि वो औरत है। तो इससे पूरी तरह से फ़ायदा उठाओ अपने राइट्स का। कहते हैं कि माँ से बच्चा दूध ना मांगे तो वो दूध नहीं देती, रोता है तो दूध मिलता है।
तो बस ये याद रखिए कि अपने हुकूक जो हैं उनके लिए हर सूरत फ़ाइट करना चाहिए। और हमने तो पहली फ़िल्म भी जो की थी वो बड़ी बामक़सद सब्जेक्ट की थी, और आप अगर देखें फ़िल्में थोड़ी की हैं हमने, मगर हर ऐसे सब्जेक्ट पे की है जिस पे कोई ना कोई इस्लाह या कोई ना कोई मैसेज ज़रूर जाए किसी को। आज ये इतना बड़ा मीडिया है, इस पे कई 100 करोड़ ख़र्च होता है, तो इसको, इस पूरी चीज़ को एक मकसद के लिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए जिससे एक कल का हिंदुस्तानी जो है वो कोई चीज़ सीखे, एंड इट्स एन एडिशन टू द कंट्री। तो ये मीडिया अगर ज़्यादा फिल्म मेकर्स और ये लोग ज़्यादा करके इस चीज़ को फोकल पॉइंट करके और इस्तेमाल करें तो हमारा ख्याल है कि बहुत अच्छा है अगली जनरेशन्स के लिए भी, और ऐसी चीज़ें ना दिखाएं जिनसे आदमी गलत शय ले, गलत चीज़ सीखे। आपकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में वो आई वो, लेकिन उसके बाद वो फिर तालीम की तरफ वापस लौट गई, ऐसा क्यों? तालीम बहुत ज़रूरी है, वो हर प्रोफेशन में, हर चीज़ में काम आती है। उसका इतना बड़ा ब्रेक था यशराज फिल्म्स का, मगर हमने ऐसे सोचा कि नहीं, इसकी तालीम भी होनी बहुत ज़रूरी है, उसने किया। सो आई एम वेरी हैप्पी, अभी वापस आई है, शी इज़ रिज्यूमिंग टू फिल्म्स अगेन। और हर बच्चे के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम सलमा, 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 मेरा नाम सलमा, 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 अल्लाह जाने कौन बनेगा इस सलमा का बलमा, मेरा नाम सलमा। आपने देखिए लंदन में बहुत रही हैं, हिंदुस्तान को भी आपने देखा है, तो यहाँ और वहाँ के माशरे में आपको क्या ऐसा फ़र्क नज़र आता है जिसमें हमको तब्दीली करनी चाहिए और हम जो है थोड़ा सा बेहतर हो सकते हैं, या वो हमसे कुछ सीख सकते हैं? देखिए, हम तो अपनी हिंदुस्तानी ट्रेडिशन को सलाम करते हैं। वाह। जहाँ अब तक एक बुज़ुर्ग जो है वो तहफ़्फ़ुज़ से, इज़्ज़त से रहता है, और बुज़ुर्गी उसकी किसी ऐसी जगह में, सो कॉल्ड होम्स में नहीं जाके गुज़रती जहाँ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और यहाँ माँ बाप की जो खिदमत है उसका अब भी भरम रखा जाता है। बाहर के मुल्कों में ये नहीं है, वहाँ 18 साल के बच्चे को माँ बाप भी बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं, जाओ जाके कमाओ। तो ये ट्रेडिशंस हम लोगों के मुल्क की जो हैं, हमें तो अपने हिंदुस्तान की हर चीज़ से प्यार है, हमें तो लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई कमी है इस मुल्क में। सिर्फ ये है कि इसको और बेहतर बनाने के लिए एज अ कंट्री हर इंसान का एक इंडिविजुअल एफर्ट है जो जारी रहना चाहिए, और उसकी जो सोर्स है वो तालीम बहुत बड़ी है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट में इस वक्त जो पीएम ने काम किया है वो बहुत कम प्राइम मिनिस्टर्स ने किया है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए। उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एफ़र्ट्स किए हैं, सही बात कह रही हैं आप। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके राइट्स के लिए। और जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि एक मुल्क की जो पहचान है, जब किसी मुल्क में जाएं तो उसके जानवर की कंडीशन से हो जाती है। यू नो, हर एवरीथिंग मैटर्स। उन्होंने ये अपना स्ट्रेज़ के लिए, एनिमल्स के लिए जो यहाँ बाज़ वक़्त बहुत मिसट्रीट होते हैं, उन्होंने बहुत ट्वीट किए पैगाम, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर। आपके बारे में भी हमने सुना है कि I am आप an animal एनिमल lover, लवर हैं, जी। और आप जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह, कैट्स वगैरह, इनके लिए बहुत काम करते जी, हैं। हम अडॉप्शन के लिए बाकायदा देते हैं उनको। हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि किसी बेज़ुबान चीज़ पे इस कदर, इस तरीके से जुल्म किया जाए। यहाँ पर जो फ़ाइन है कोर्ट ने वो 50 रुपये रखा है किसी जानवर पे कोई ज़्यादती करने का, उसको मार दिया या कुछ ऐसी चीज़ की, तो कोर्ट 50 रुपये फ़ाइन करती है, जिसके लिए पिटिशन्स भी बहुत डाली गई हैं। और हम अपील करते हैं इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ को बेहतर किया जाए। हमने देखा कि लोग जो कुत्ते वगैरह होते हैं उनको सड़क पर ही खिलाते हैं, अगर वो लोग अडॉप्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग एट। मगर ये है कि बीएमसी को एफर्ट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एनजीओज़ एंड पीपल हु लव स्ट्रेज, इनके साथ मिल के उनको सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, द डॉग्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रीट्स वेरी नाइसली। आखिर बाहर के मुल्कों में देखें, सब जगह कितना अच्छा अरेंजमेंट है, कोई स्ट्रे डॉग नहीं है, बिकॉज़ हर आदमी के दिल में एक जानदार चीज़ की मोहब्बत है। और कोई मज़हब नहीं है जो सिखाता है कि किसी ज़िंदा चीज़ को आप तकलीफ़ में रखें। ये कोई मज़हब नहीं कहता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सरदार हो,
कोई भी मज़हब नहीं कहता किसी जानदार चीज़ को तकलीफ़ दें। तो एक अच्छा यहाँ तक कि हसास पेड़ों की भी हिफाजत की बात पेड़ कही लगाना, गई है। जी हाँ, जी हाँ। हमें तो किसी पेड़ से अगर दरख्त से कोई पत्ता भी तोड़े ना तो एक सेकंड जहन में आता है कि ये ग्रो कर रहा था। किसी ग्रो करने वाली चीज़ को, ब्रीथ करने वाली चीज़ को सफोकेशन मत करें। आपने बी आर चोपड़ा साहब जैसी शख्सियत के साथ काम किया। आज के दौर में जब आप फिल्म इंडस्ट्री को देखती हैं, कर रहे हैं, उसमें और आज के दौर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? ये इंडस्ट्री इस वक्त प्रैक्टिकल बहुत हो गई है। जो आगे आने वाली जनरेशन है वो बाहर से ट्रेनिंग्स इतनी इतनी लेके आए हैं। और ये नहीं कि पहले कुछ कमी थी, पहले आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते थे, बहुत अच्छे मेयार के, अब भी हैं, मगर अब एक उसको प्रैक्टिकलिटी का गिलाफ में आ गए हैं वो, और बहुत अच्छे तरीके से मोर ऑर्गेनाइज्ड। आज फाइनेंशियली भी इंडस्ट्री जो है इट्स मोर लाइक अ बिजनेस इंडस्ट्री। They get bank loan, they get everything for इंडिया that. इज़ नोन फॉर बॉलीवुड, जस्ट लाइक हॉलीवुड सुनते थे, आज इंडिया उनसे भी आगे है, इतनी तरक्की की है। किसी फील्ड में भी जहाँ पर आप दिल जान लगा के तरक्की करेंगे वो आगे जाएगी जाएगी। अभी आप मुंबई में रहते हुए कुछ फिल्म या कुछ सीरियल कुछ जहन में है आपके, कुछ और काम? जी, एक सीरियल है जो भी प्लान हो रहा है स्टार के लिए, उसका नाम है कल की, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैट। अदर देन दैट प्रोग्राम्स वगैरह, म्यूज़िक जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ माई बॉडी, माई लाइफ, माई ब्रेन्स, Soul. माई हार्ट, माई सोल, एवरीथिंग। म्यूज़िक की जो हमारी एक दुनिया है, इट्स वेरी मच देयर इन लाइफ। आज की जो मौसीकी देखते हैं, मेरी अभी उस्ताद रज़ा अली खान साहब से भी बात हो रही थी हैदराबाद में, उन्होंने भी कहा कि ये जो दौर है, ये बच्चे जो हैं वो अगर मेहनत नहीं करेंगे, मौसीकी जो है बहुत रियाज चाहती है, बहुत मेहनत मांगती है। हमने 7 साल की उम्र से सीखा हुआ गाना। जी। मेहनत तो हर चीज़ मांगती है, मगर इसमें कुछ एक खुदादाद चीज़ भी होती है, उसकी देन है ये गला जो है, उसकी देन है, और वो ऑलरेडी होता है, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल फार्मूला नहीं है इस चीज़ का। ये अंदाज़ा है, गाना और सुर जो है ना एक अंदाज़ा है, और वो उसने बना के हर सिस्टम में, बॉडी में भेजा है। हाँ, मेहनत करनी तो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस है, एक कसरत जिसको कहते हैं, एक गले की भी कसरत है एक। वो जितनी मेहनत कोई कर जाएगा उतना उसका फल पाएगा। जिंदगी तेरे दर पे फना कर चले, आज रस्में मोहब्बत अदा कर चले, अदा कर चले। जिंदगी तेरे दर पे फना कर चले, आज रस्में मोहब्बत अदा कर चले, अदा कर चले। आज लाइव कॉन्सर्ट करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, नहीं गा वो सकते, ट्रैक्स चला के ट्रैक्स गाते चलाते हैं सोलो। और वो ज़माना नहीं रहा कि 3-4 घंटे का भी प्रोग्राम जो है वो लाइव किया जाए। फोल्ड बैक पे सब डिपेंड करते हैं। सब कुछ हो गया डिपेंड। अभी पिछले दिनों किसी से बात कर रहे थे और हमें हैरानी इस बात की हुई कि उनका, हमें लगा कि उनका मौसीकी से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं होगा, तो और आपकी गज़लों की बात हो रही थी, तो हमने निकाह का जिक्र किया और हमने कहा कि उसमें अच्छा गाना है वो कि दिल के अरमां आंसू बह गए। कहने नहीं, मुझे तो उसमें वो पसंद है, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फिजा भी है जवां। हाँ, फिजा भी है जवां जवां। आपको कौन सा उसमें पसंद आता है? हमें खुद ये पसंद। बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी न दूर है न पास है। ये खेल धूप छाँव का, ये गुर्बतें ये दूरियां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फ़ज़ा भी है जवां जवां। माय फर्स्ट एवर अवार्ड, फिल्म फेयर जो आपको जिसके मिला, लिए जो लोग इतने बरसों इंतज़ार करते हैं इस अवार्ड के लिए, वो हमारे पहली पेंसिल पे मिल गया। जी जी जी, तो एक्सपेक्टेशंस जो थी लाइफ की बहुत बढ़ गई थी, तो बहुत अच्छा एक सफ़र था आपको ज़िंदगी दिल का। के अरमां आंसू से बह गए, उसके लिए मिला था जी हाँ, उस नॉमिनेशन में हाँ आपके? हाँ, दिल के अरमा, दिल के अरमा के लिए मिला था। एज एन एक्ट्रेस भी हम नॉमिनेटेड आप थे, नॉमिनेट थे? और उसमें गाने हमारे 3 नॉमिनेट हुए थे।
तीनों गाने, वो दिल की आरज़ू थी, फिजा भी है जवां जवां और दिल की अरमा, तीनों गाने तो नॉमिनेशन। आपका आपस में टकराव हुआ, खुद से टकराव हुआ। खुद ही से खुद। हमने उदासियों में गुजारी है जिंदगी, ये कितना है डर फरेब वफा से कभी कभी। फिल्म फेयर से फिर आपका यहाँ तक का जो सफ़र है, आपको क्या ये महसूस नहीं होता कि फिल्मों को मुंतखब करने में कुछ थोड़ा सा कोई आपका साथ दे देता तो आप और बहुत कुछ दे सकती थी? क्योंकि आपके अंदर जो हम लोगों ने अदाकारी देखी निकाह में, और वो जो आपकी आंखों में वो दर्द नज़र आता था, जो आपने बहुत अच्छा काम किया। मेन लीड तो आप ही थी, क्योंकि वो कहानी आप मरकजियत आप ही के ऊपर ली हुई। हाँ, औरत का कैरेक्टर औरत था, का किरदार था। औरत के हकूक पे था। सुनना तो मेरी तकदीर है, औरत हूं ना, जो सदियों से मर्द की बात सुनती चली आई, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं पूछती हूँ कि जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ और ना का दखल क्यों नहीं जरूरी? नीलोफर, मैं पूछती हूँ वसीम में और आप में फर्क ही क्या है? इन्होंने तलाक गाली की तरह दी, आपने तोहफे की तरह। इन्होंने तलाक देकर अपना हक जताया, आप वही तलाक देकर के अपनी कुर्बानी का एहसास दिलाना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में दांव पर तो औरत ही लगी ना। मर्द की जीत हुई, औरत हार गई। ये एक बड़े अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था कि एक औरत को हक है कि अगर एक किसी भी अरेंजमेंट में लाइफ के वो खुश नहीं है तो वो फिर एफर्ट करे लाइफ से दोबारा अपनी सेटलमेंट का, अपने हैप्पीनेस का, अपनी अगली ज़िंदगी का, और ये हर इंसान को हक है। और ये जो ट्रिपल तलाक के उस पे सब्जेक्ट पे इतना कुछ आप देखते हैं तो कुरान कहीं नहीं कहता। जी जी। किसी आदमी को कुरान ने नहीं कहा कि आप 4 बीवियां घर में रख लें। समाज उसको अपना रंग दे के अपने मतलब से जो कुछ मर्जी कहता जाए। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। क्या क्या लिखा है उसकी वजूहात के, अगर आपकी बीवी अपाहज हो, उसको बच्चा ना हो, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप ये कर लें। और अगर आप इक्वल 2 औरतों को हक दे के उसी स्टेटस पे रख सकते हैं तो आप दूसरी शादी करें। तो आप हमें बताएं, ये मुमकिन है कि आप 2 लोगों से एक ही वक्त पे उतनी ही मोहब्बत करें, उनको उसी पोजीशन में रखें, उनके बच्चे भी उसी तरह रखें? ये मजबूरी में होता है, और कुरान मजबूरी का नाम नहीं है। कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ। रिलीजन इसको नाम दिया गया है, मगर ये एक अच्छी ज़िंदगी का तरीक़ा है। हमारी एक ये इल्तिजा है लोगों से कि जो कुरान पढ़ते हैं कि हमें सवाब होगा, ज़रा सा हट के ये एंगल ज़रूर देखें कि उसमें लिखा क्या है, मानी भी समझें, आप उसका मीनिंग समझें। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपकी बीमारी, आपका दूसरों से इखलाक, हमारी हर किस्म समाज की जो चीज़ है, इलाज एक बहुत बड़े लेवल पे हर चीज़ है उस किताब में। आप उसको समझने की कोशिश तो करें, और जो इसको समझ के चलेगा वो कभी नहीं भटक सकता, ना उस पर कोई सारी ज़िंदगी उंगली उठा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात की है सलमा आगा साहिबा, इस्लाम को लेकर जो आपकी सोच और जो समझ है उसको लेते हुए। और फिर ऐसे में जब हम बहुत सी ऐसी तंजीमें देखते हैं जो इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में फसाद बर्पा करती हैं, उसके बारे में सुन के आपको क्या लगता है? हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है कि चूंटी पे भी पैर मत रखना। बेवजह आपको हक नहीं है किसी की जान लेने का। चांद पे जाना और ये स्काई स्केपर्स, कौन सी चीज़ है जिसका कुरान में जिक्र नहीं? अरे इसको समझने वाले बने आप, इनको समझने वाले बन जाएंगे तो दुनिया पूछेगी कि इस आदमी का क्या मज़हब है, इसको फॉलो करो। इंसान वो होता है। तो ये लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो हाथों में इस्लाम के नाम पर दहशत के हथियार लेकर घूमते हैं। तो ये सब बिके हुए लोगों का किस्सा है, बिके हुए लोगों का किस्सा है, इस्लाम का किस्सा नहीं है। इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है। यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। आगे आने वाली ज़िंदगी को आप किस तरीके से देख रही हैं? जैसे जैसे लाइफ की अवेयरनेस बढ़ती जाती है,
चीज़ों का एहसास होता है और पता चलता है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, तो आदमी खुद ब खुद एक अच्छाई की ऐसी डगर पे चल पड़ता है कि जहाँ दूसरों के लिए कुछ कर सके। मुझे लग रहा है कि आप सीखने वाला आदमी आप तो जो वो है। थोड़ा सा रूहानी तौर पर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक होती जा रही है। हमारे दिल में लोगों के लिए बहुत प्यार है, अल्लाह की हर क्रिएशन के लिए बहुत मोहब्बत है और करनी चाहिए। वो कहता है ना कि जब तुम लोगों के कामों में लगा होता है तो मैं तुम्हारे कामों में लगा होता हूँ। तो ये कितना सा फिक्रा है देखिए, मगर इसका कितना बड़ा मतलब है। आप सिर्फ ये एक लाइन भी समझ जाए ना कि जब आप किसी का काम कर रहे होते हैं, किसी की भलाई का, तो उसकी तवज्जो आप पे होती है। तो उसकी तवज्जो ही तो है जो होती नहीं लोगों पे, और जिस वक्त हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है, फिर कुछ चाहिए नहीं होता दुनिया से। शेर व शायरी में आपको कौन से शोरा पसंद आते हैं? हमें शेर व शायरी का बहुत शौक़ है और उसी से हमारी उर्दू भी कुछ थोड़ी बहुत बेहतर है। नहीं, आप शेर कहती हैं, हमें ये मालूम कभी है। कभी ऐसे शौक़ से, अब मैं शौक़ की हद तक कोई प्रोफेशनल नहीं है चीज़, मगर निदा फाजली साहब हमें बहुत पसंद थे। फिर जॉन एलिया साहब, कोई कहीं भी हो, किसी मुल्क में भी हो, अच्छी चीज़ दिल को छूती है शायरी जो है। अहमद फराज साहब मरहूम बहुत उम्दा लिखते थे, परवीन शाकिर, शकील बदायूनी साहब, ये सब बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, बहुत उम्दा लिखते हैं। सलमा आगा साहब ये अभी कहीं इस गिनती में नहीं जितने शायरों का हमने नाम लिया। आपके कुछ अशार, क्योंकि हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते नहीं, वो हमारा ख्याल है इतने बड़े शायरों का नाम लेने के बाद हम बिल्कुल नहीं, कोई एक शेर जो नहीं होगा, उसको जाने दीजिए। वो एक ऐसी चीज़ है, वो बंद कमरे में जैसे कहते हैं ना लोग, हम किसी से कहें कि भाई आप गाना सुनाए तो कहते हैं हम बाथरूम सिंगर हैं, तो हम बाथरूम शायर हैं। यहीं पर कहानी हैं। खत्म हो नाज़रीन, जाती हम है। ये वादा करते हैं कि हम सलमा आगा साहिबा की कुछ ना कुछ कलाम तो आप तक ज़रूर लेकर आएंगे, आज नहीं तो फिर कभी सही। बस अब आखिर में हम पहुँच चुके हैं। सलमा आगा साहिबा, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा फिल्में हिंदुस्तान में की हैं और हिंदुस्तान में जो फ़नकारों की जो इज़्ज़त होती है वो एक, हम सरहदों की दीवारें भी नहीं देखते। जी जी बिल्कुल, इस मामले में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। जहाँ आर्ट एंड कल्चर की बात आती है, ये विद ओपन आर्म्स वेलकम करते हैं। बल्कि बाज़े वक्त ऐसा रिस्पॉन्स जब कहीं और से नहीं मिलता तो दिल दुखता है। नहीं, वही हमने देखा, जैसे मेहदी हसन साहब रहे हों या गुलाम अली साहब या नूरजहां, मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी, जी हाँ, किसी भी मज़हब के लोग हों, वो पाकिस्तान की मौसीकी को बहुत पसंद फरमाते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट मज़हब आता ही नहीं। और वैसे भी मज़हब क्या चीज़ है आप बताएं? अल्लाह के पास एक ही फार्मूला था जिससे उसने बनाया और नीचे उतार दिया। ये सब हम लोगों का क्रिएशन है, ये उसकी क्रिएशन नहीं है। ही इज़ वन एंड सो आर वी। हम लोग सब भी एक हैं और उसी तरह रहें तो यही जन्नत है। बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया है नाज़रीन। मुझे लगता है कि हमें यहीं पे जो है इसको जो है क़याम करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि सलमा आगा साहिबा ने जो बात कही है, इंसानियत ही बहुत बड़ी बात है और हम शुक्रगुज़ार हैं सलमा आगा साहिबा के। हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत कम इंटरव्यूज़ हैं जो हमने दिल से एंजॉय किए और जिसमें ऐसे सवालात पूछे गए कि जिससे कुछ बेनिफिट हो और फितरत पे रोशनी डाली जाए। ये बहुत कम होती है। जब कोई पूछता है ना आप कौन से स्कूल में गई थी, आपने क्या पढ़ा, तो मज़ा नहीं आता। इंसानियत पे बात हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और आइंदा फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम इस ख़ास मुलाकात में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। आदाब।